Hello 12th class student, this is Mac Khurana with a new video on electrostatics. In the last video, we have discussed various numericals on various topics of electrostatics. But in this video, we will do some theory part and with the topic electric flux and Gauss law. This topic is very important for the CBSE syllabus, NEET syllabus and for the जेई मेन सिलेबस। एक ना एक क्वेश्चन जरूर हर एग्जाम में आपको इस टॉपिक पे मिलेगा, चाहे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हो या फिर गॉस थ्योरम से। आज तक जितने भी पेपर हुए हैं सीबीएसई के पेपर, आप कोई भी पेपर उठा के देखें, गॉस थ्योरम का क्वेश्चन हर बार मिलता है। तो गॉस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप बड़े ध्यान से समझना इस वीडियो को। मैं आप इस वीडियो की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि इस वीडियो में जो कंटेंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियोस समझ में आ रही हैं, उसका कंटेंट समझ में आ रहा है तो उसको लाइक करें। और कोई भी सजेशन या कोई भी आप अपकमिंग वीडियोस के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको जनरली से एक बात बताता हूँ। आज तक आपने एरिया ये समझा है कि आप किसी भी चीज का एरिया निकालना चाहते हैं तो आपके पास फॉर्मूला होता है, जैसे कि रेक्टेंगल का फॉर्मूला निकालना है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ट्राइंगल का फॉर्मूला निकालना है हाफ बेस हाइट। मतलब किसी भी चीज का आपने अगर एरिया निकालना है ना तो आपके पास फॉर्मूला होता है कि ये एरिया निकाल लो। वो एरिया जो आप निकालते हो फॉर्मूले से, दैट एरिया इज मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। वो एरिया का मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन एरिया की ना साथ के साथ डायरेक्शन भी होती है। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और एरिया की डायरेक्शन क्या होती है फिर? एरिया की डायरेक्शन ये होती है कि मान लो ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया। ये रेक्टेंगल का जो एरिया है वो एस है। और ये जो स्मॉल पार्ट मैंने इसका लिया है जिसका एरिया है डीएस, स्मॉल पार्ट के लिए हमने डीएस लिखा। ठीक है, आपने डीएस एरिया निकाल लिया, मान लो उसकी वैल्यू 2 है। फॉर एग्जांपल डीएस की वैल्यू 2 है, लेकिन उसकी 2 की डायरेक्शन क्या है? उस एरिया की डायरेक्शन क्या है? आपने कह दिया स्मॉल पार्ट का एरिया 2 है, तो इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन होगी इसके नॉर्मल। ये देखिए, ये जो येलो कलर की लाइन आपको दिख रही है, दिस डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया। ये डायरेक्शन एरिया की है, एरिया की डायरेक्शन। और एरिया की डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है? नॉर्मल। नॉर्मल होती है ना। तो इस स्मॉल सरफेस का जो एरिया है उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? नॉर्मल। तो मतलब किसी भी एरिया की डायरेक्शन उसके नॉर्मल से रिप्रेजेंट की जाती है। किससे रिप्रेजेंट की जाती है? नॉर्मल से। उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, वही उसका क्या होगा? एरिया वेक्टर होगा। वही उसकी क्या, एरिया की क्या होगी? डायरेक्शन होगी। देखो, यहाँ पर मैंने जो डीएस लिखा है, दिस डीएस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एरिया। और यहाँ पर मैंने डीएस वेक्टर इस डायरेक्शन के साथ लिखा है, इसका मतलब ये एरिया वेक्टर है। इस डीएस का वेक्टर है जो किस तरफ है? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ होती है? हमेशा नॉर्मली होती है। कैसे होती है? नॉर्मली होती है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया आपको एरिया वेक्टर क्या होता है? ठीक है, अगर एरिया वेक्टर आपको समझ में आ गया है ना तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने में बड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी एक सरफेस में से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं नॉर्मली। देखो, मैं दोबारा इसको डिक्टेट कर देता हूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी सरफेस इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दैट नॉर्मली पास थ्रू दैट सरफेस। एक सरफेस में से नॉर्मली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। देखो, ये बड़ी जरूरी बात है कि नॉर्मली एक सरफेस में से कितनी नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। नॉर्मली पास होनी चाहिए, किसी भी एंगल पर नहीं। अब मैं आपको यहां पर इसको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने आपको एक डेफिनेशन बता दी कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास हो रही हैं किसी भी एक गिवन सरफेस में से, किसी भी एक गिवन सरफेस में से नॉर्मली पास हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब हमने ना ये जो सरफेस हमारे को दे रखा है, दिस सरफेस इज इररेगुलर। इररेगुलर सरफेस है। इररेगुलर सरफेस है तो इस कारण पता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में है, आपको शो हो रहा है। देखो, ई लिख रखा है, ई लिख रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है। कहां से कहां तक? लेफ्ट से राइट तक।
आपकी स्क्रीन पर लेफ्ट से राइट तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। लेकिन ये जो सरफेस है ना, ये इरेगुलर सरफेस है, तो इसके हर एक छोटे छोटे पार्ट का कि अगर मैं नॉर्मल बनाता हूं, नॉर्मल मतलब एरिया वेक्टर, देखो मैंने यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे पार्ट ले रखे हैं, ये डीएस छोटा पार्ट, ये भी इसका छोटा सा पार्ट, देखो ये डीएस स्मॉल पार्ट है, स्मॉल पार्ट ऑफ दिस कंप्लीट एरिया। ठीक है, इसका नॉर्मल वेक्टर कैसे है, इस तरफ है। इस डीएस का नॉर्मल वेक्टर कैसे है, इस तरफ है। इस डीएस का नॉर्मल वेक्टर किस तरफ है, इस तरफ है। तो यहां पर कई सारे नॉर्मल हो गए हैं, मतलब इस सरफेस के कई सारे नॉर्मल हैं। एक नॉर्मल इस तरफ है, एक नॉर्मल इस पार्ट का इस तरफ है, इस पार्ट का इस तरफ है। तो आपको फ्लक्स निकालना है, मतलब कितनी फील्ड लाइंस जा रही हैं, उसका फॉर्मूला बनाना है। तो कैसे आप निकालेंगे, देखिए डेफिनेशन हमें ये कहती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास कर रही हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, इसका एरिया वेक्टर ऐसे है ना, एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मल ही होता है, तो इस सरफेस का नॉर्मल तो इस तरफ है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ई, ठीक है, यहां पर लिख रखी है, यहां पर भी ई होगी। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने इस तरफ कंपोनेंट ले लिया, इस तरफ डीएस की तरफ, तो क्या कंपोनेंट आएगा, ई कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस की, जो स्मॉल सरफेस आपके सामने है, इसके नॉर्मली कितनी है, वैसे तो ई जा रही है, लेकिन डेफिनेशन में नॉर्मली पास करने वाली, तो इसके नॉर्मली कितनी है, इसके नॉर्मली तो ई कॉस थीटा है। तो जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली जा रही हो, नॉर्मली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, इस सरफेस में से, इस सरफेस की बात कर रहा हूं, इसमें नॉर्मली जा रही है ई कॉस थीटा। ठीक है, इस सरफेस में नॉर्मली जा रही है ई कॉस थीटा। और इस सरफेस का एरिया कितना है, इस सरफेस का एरिया है डीएस, है ना, इस सरफेस का एरिया कितना है, डीएस। अगर मैं इस सरफेस के एरिया को बढ़ा दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ जाएगी। ये देखो मान लो इस सरफेस के एरिया को मैं एक्सटेंड करता जाता हूं नीचे तक, नीचे तक, तो ये वाली नीचे वाली फील्ड लाइंस भी इसमें जाने लग जाएंगी। इसका मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो इस सरफेस में बढ़ सकती है अगर इसका एरिया बढ़ जाए। मतलब फ्लक्स जो है वो इसके एरिया पे डिपेंड करता है, और फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो नॉर्मली जा रही है उस पर तो डिपेंड करता ही है। तो यहां पर देखें तो नॉर्मली कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही थी, ये ई थी, इसका हमने इधर कंपोनेंट लिया, क्या आया, ई कॉस थीटा। ई कॉस थीटा इनटू में डीएस, ई कॉस थीटा इनटू डीएस, डीएस इसका एरिया ले लिया। अभी मैंने आपको बताया एरिया बढ़ाने से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, मतलब फ्लक्स बढ़ेगा। तो ये मैंने स्मॉल फ्लक्स निकाला डी फाई, कितने एरिया में से, इतने एरिया में से, इतने एरिया में से जो फ्लक्स होगा वो ई कॉस थीटा पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ई कॉस थीटा नॉर्मल वाला कंपोनेंट है, नॉर्मली जो पास करती है वही हम लेते हैं। ठीक है, और इतने एरिया का सरफेस एरिया कितना है, डीएस है। तो हमने दोनों चीजें ले ली, क्योंकि फ्लक्स दोनों चीजों पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल वाली पे डिपेंड कर रहा है और इसके एरिया पे डिपेंड कर रहा है, और इसके एरिया पे डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए हमने दोनों चीजें, फ्लक्स को हमने निकाला, ई कॉस थीटा ये ले लिया, ई इंटू में कॉस थीटा, और इंटू में कर दिया डीएस, डीएस मतलब एरिया। एरिया किसका, इसका, क्योंकि जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा फील्ड लाइन जाएंगे, उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, है ना। तो इस छोटे से सरफेस में से हमने छोटा सा फ्लक्स निकाल लिया, वो क्या आ गया, डी फाई, दैट इज ई डीएस कॉस थीटा। अब आपने 11th क्लास में एक डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, ए डॉट बी इज इक्वल टू में ए बी कॉस थीटा, होता है ना। तो ई डीएस कॉस थीटा लिख रखा है, क्या इसको हम ई डॉट डीएस लिख सकते हैं, यस, हम वेक्टर में लिख सकते हैं। डीएस एक वेक्टर क्वांटिटी है, ई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में अगर दो वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई होकर कॉस थीटा साथ में आ रहा हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं ई डॉट डीएस। तो फ्लक्स इतने छोटे से सरफेस एरिया में से मैंने निकाल लिया, कितना आ गया, ई डॉट डीएस, ई डॉट डीएस, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस सरफेस एरिया। इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमें स्मॉल फ्लक्स देगा। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर मेरे को ये तो स्मॉल एरिया में से फ्लक्स आया है, मुझे पूरा एरिया, पूरा इस पूरे सरफेस में से फ्लक्स निकालना है कि कितना फ्लक्स जा रहा है। ये फ्लक्स तो सिर्फ इतने में से है ना, ये फ्लक्स तो सिर्फ इतने एरिया में से है, लेकिन मुझे पूरे में से निकालना है। अगर मुझे पूरे में से निकालना है तो ई डॉट डीएस को आप इंटीग्रेट कर देंगे, पूरे में से निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे तो वो पूरा आ जाएगा। इंटीग्रेट क्या करता है, इंटीग्रेशन करता है छोटे एरिया को बड़े एरिया में कन्वर्ट कर देता है। तो हमने अभी स्मॉल सरफेस एरिया में से हमने क्या निकाला है, फ्लक्स निकाला है। तो अब हम इसको अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा कंप्लीट फ्लक्स आ जाएगा। देखो डी फाई का इंटीग्रेशन फाई आ गया, ई डॉट डीएस का इंटीग्रेशन ये हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये
टोटल फ्लक्स आ गया इस कंप्लीट सरफेस में से। पहले हमने इसका निकाला छोटे से सरफेस का, वो क्या आया ई डॉट डी एस। फिर हमने निकाला कंप्लीट सरफेस का, उसको इंटीग्रेट करके, क्या करके, इंटीग्रेट करके। तो हमने अब ये मान लिया ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो यूनिफॉर्म है। देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको पहले बताया था कि पैरेलल लाइन इक्वी डिस्टेंस, तो ई तो यूनिफॉर्म हो गया, कांस्टेंट हो गया, उसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। इसको जब मैं खोलूंगा तो ईडीएस कॉस थीटा खुलेगा, ईडीएस कॉस थीटा खुलेगा, ई को मैंने बाहर ले लिया, डीएस कॉस थीटा, डीएस का इंटीग्रेशन क्या होगा, डीएस तो छोटा सरफेस एरिया है, उसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो कंप्लीट सरफेस एरिया आ जाएगा इसका, इसका कंप्लीट सरफेस एरिया कितना है, एस है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ई इंटू में एस कॉस थीटा, ठीक है। इसको हम ई डॉट एस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, जनरल फॉर्मूला जो फ्लक्स का है किसी भी एक सरफेस में से, वो क्या होगा, ई डॉट डीएस, उस सरफेस का एरिया में से हम कितना फ्लक्स निकालेंगे उसका फॉर्मूला आएगा ई डॉट डीएस, ठीक है। ये फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर, देखो स्केलर क्वांटिटी कैसे होती है, इसका क्या कारण है, इसका कारण ये है कि देखो ये डॉट प्रोडक्ट है। अगर दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ा है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी देता है। तो ई और एस का जो डॉट है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी देगा। तो फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, बट ये प्रॉपर्टी है वेक्टर फील्ड की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर फील्ड। देखो वेक्टर फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो एक वेक्टर फील्ड की प्रॉपर्टी जरूर है बट एक्चुअली ये स्केलर क्वांटिटी होती है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर फ्लक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो फ्लक्स तो क्या होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, लेकिन एक स्केलर क्वांटिटी होती है बिकॉज इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट के कारण स्केलर क्वांटिटी आई है, ठीक है। अब एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है बेटा, एसआई यूनिट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट चार्ज पढ़ा था एक जगह, याद है, तो न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके बाद स्पेशल केसेस आ जाते हैं कि फ्लक्स कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा और कब जीरो होगा। फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। देखो जनरल फॉर्मूला क्या है, ई एस कॉस थीटा या ई डॉट टी एस, ई एस कॉस थीटा, यही फॉर्मूला है ना। अच्छा, अगर ये फॉर्मूला है तो कॉस थीटा अगर पॉजिटिव हो तो फ्लक्स पॉजिटिव होएगा। कॉस थीटा पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा 0 से 90 के बीच में होगा। थीटा इज इन बिटवीन 0 एंड 90, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जब थीटा होगा उस केस में फ्लक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। जब थीटा 90 डिग्री होगा, देखो जब थीटा को 90 डिग्री पुट करेंगे तो cos 90 जीरो हो जाएगा, cos 90 जीरो होने के कारण फ्लक्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा 0 से 90 के बीच में, और जीरो होगा जब थीटा 90 डिग्री होगा, ठीक है। थीटा को 90 डिग्री पुट करेंगे तो cos 90 जीरो, cos 90 जीरो तो फ्लक्स जीरो, और 0 से 90 एक्यूट एंगल के अंदर आपको पता है फ्लक्स पॉजिटिव आएगा क्योंकि cos थीटा पॉजिटिव होता है। क्या पॉजिटिव होता है, cos थीटा। अब 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में अगर एंगल है 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, तो फ्लक्स कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि 90 से 180 डिग्री तक cos थीटा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो इसीलिए 90 से 180 तक फ्लक्स नेगेटिव होता है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है आपका गॉस लॉ। सबसे पहले डेफिनेशन है गॉस लॉ की, उसके बाद इसका प्रूफ है, फिर हम इसको और चीजें भी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको स्टार्ट करवाता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए गॉस लॉ होता क्या है, सबसे पहले व्हाट इज गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, the total flux linked with the surface is 1 by epsilon naught times the charge enclosed by the closed surface। देखो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल फ्लक्स होगा किसी भी एक क्लोज्ड सरफेस में से, क्लोज्ड सरफेस का मतलब देखो बड़े ध्यान से समझना इसका मीनिंग। क्लोज्ड सरफेस का मतलब होता है 3D सरफेस, जैसे कि एक क्यूब, जैसे कि एक स्फीयर, जैसे कि एक कोन, जैसे कि एक सिलेंडर। अगर मेरे को मान लो सिलेंडर के अंदर कुछ चार्ज दे दिया, सिलेंडर के अंदर कुछ चार्ज पड़ा है, मुझे निकालना है सिलेंडर में से कितना फ्लक्स निकलेगा। फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस नॉर्मली कितनी निकल रही है, उसी को फ्लक्स बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा। तो उसमें से अगर आपको फ्लक्स निकालना है किसी भी क्लोज सरफेस में, मैंने आपको एग्जांपल सिलेंडर का लिया मान लो, तो सिलेंडर में से मैंने कुछ चार्ज रख दिया तो उसमें से कितना फ्लक्स निकलेगा, कितना फ्लक्स निकलेगा नॉर्मली, दैट इज इक्वल टू में 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, मान लो क्यू चार्ज है,
ठीक है, उसका 1/ε0 टाइम्स कर दो, वही उसमें से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस या फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, ये देखिए नीचे ये एग्जांपल है, ये आपके सामने स्फीयर बना हुआ है, स्फीयर है, इसके अंदर क्यू चार्ज है। तो इसमें से इस स्फीयर के सरफेस में से कितना फ्लक्स निकलेगा, कितनी फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, इस चार्ज से फील्ड लाइंस निकलती, फ्लक्स निकलता है, तो ये फ्लक्स इसमें इस सरफेस में से कितना जाएगा, इस सरफेस में से फ्लक्स जाएगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस। इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, तो 1/ε0 ऑफ क्यू, दिस इज ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस मतलब फ्लक्स। हम अभी ऊपर पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन के ऊपर ना सर्कल लगा रखा है, सर्कल सिर्फ क्लोज्ड सरफेस को दिखाने के लिए है, क्योंकि ये जो लो है ना वो क्लोज्ड सरफेस के लिए है, ओपन सरफेस के लिए बात नहीं करता है। क्लोज सरफेस का मतलब मैंने आपको बता दिया, एक स्फीयर, क्यूब जो चारों तरफ से क्लोज हो, ठीक है, क्लोज्ड सरफेस होने चाहिए, तब जो भी फ्लक्स होगा उस क्लोज सरफेस में से वो 1/ε0 टाइम्स होगा उसके अंदर कितना चार्ज है उसके मल्टीपल के। ठीक है, तो इसके अंदर क्यू चार्ज है, इसीलिए इसके अंदर इस सरफेस में से जो भी फ्लक्स बाहर निकलेगा वो क्या होगा, ई डॉट डी एस, जो फ्लक्स का फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू 1/ε0 इनटू में क्यू, क्योंकि टोटल चार्ज कितना है यहाँ पे क्यू है। ठीक है बेटा, तो ये गॉस लॉ की डेफिनेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद इसका प्रूफ देखें बेटा, हम एक स्फेरिकल सिमेट्रिक सरफेस लेके चल रहे हैं, स्फेरिकल सरफेस लिया है हमने, इसकी हेल्प से हम प्रूफ कर रहे हैं गॉस थ्योरम को। गॉस थ्योरम को क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। कैसे करेंगे देखिए, पहले हमने स्मॉल फ्लक्स निकाल लिया डी फाई, छोटा फ्लक्स, बहुत छोटा एरिया हमने यहाँ पर कंसीडर किया है, देखो ये ds, वेरी स्मॉल सरफेस, ठीक है, और इस सरफेस, इस स्फीयर के सेंटर पे हमने क्यू चार्ज रख रखा है, और इस स्फीयर का हमने छोटा सा सरफेस ले लिया ds, ले लिया। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी बाहर की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ये ds, इसका ये जो हमने एरिया माना है इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही है, ठीक है, दोनों का एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इस छोटे से सरफेस में से, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नॉर्मल जा रही है, यस बिल्कुल जा रही है सर, ये नॉर्मली जा रही है, ठीक है, इस छोटे से सरफेस में से, तो इस छोटे से सरफेस का फ्लक्स कैसे निकलेगा, इस छोटे से सरफेस का फ्लक्स निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल है, ई डॉट डी एस हम ऊपर पढ़ चुके हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, ये देखो ई डॉट डी एस, फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल सरफेस, ई डॉट डी एस निकाला था ना, तो वही हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ई डॉट डी एस स्मॉल सरफेस का एरिया। ये क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इसके सरफेस पे, कितनी डिस्टेंस है यहाँ से, आर डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना, किसी भी आर डिस्टेंस पे हमने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है चार्ज क्यू से, तो क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के की वैल्यू होती है 1/4 इनटू में क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आर कैप इज द यूनिट वेक्टर फॉर डिफाइनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए यूनिट वेक्टर है आर कैप हमने यूनिट वेक्टर लिया है किसकी डायरेक्शन के लिए, और डीएस वेक्टर को हमने लिख दिया डीएस, डीएस जो उसका एरिया है इनटू में एन कैप, एन कैप यहाँ पे क्या है, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर फॉर एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर के लिए जो यूनिट वेक्टर हमने लिया है वो एन कैप लिया है, ठीक है। अब हमने क्या किया, 1/4 क्यू ds अपॉन आर स्क्वायर कर लिया, और यहाँ पर आर कैप डॉट एन कैप कर दिया। आर कैप जो यूनिट वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, एन कैप जो यूनिट वेक्टर है ds वेक्टर का, ds वेक्टर भी इसी तरफ है, तो दोनों की डायरेक्शन एक ही है। अगर दोनों की डायरेक्शन एक है तो आर कैप डॉट एन कैप जब खुलेगा, आर कैप एक यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, एन कैप भी एक यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड भी 1 होता है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसीलिए cos थीटा cos 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है, तो 1 into 1 into 1, तो आपका आंसर 1 आएगा, तो आर डॉट एन, आर कैप डॉट एन कैप आपका 1 आ जाएगा, तो आपका बचा क्या, स्मॉल फ्लक्स आपका आ गया 1/4 क्यू ds अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज स्मॉल फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल एरिया, ये जो छोटा सा एरिया आपके सामने है ds वाला, ठीक है, इस स्मॉल एरिया में से छोटा सा फ्लक्स आ गया 1/4 क्यू ds अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। अच्छा, अब टोटल फ्लक्स निकालना है, डी फाई को इंटीग्रेट कर दे, ये स्मॉल फ्लक्स है जो छोटे से सरफेस में एरिया में से है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो कंप्लीट फ्लक्स आ जाएगा, तो मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया,
और मैंने यहाँ पे सर्कल लगा रखा है क्योंकि ये क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो कंप्लीट सरफेस निकालने के लिए, कंप्लीट फ्लक्स निकालने के लिए मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया, इधर भी इंटीग्रेशन लगा दिया। तो डीएस का इंटीग्रेशन क्या होगा, डीएस तो बहुत छोटा सा सरफेस एरिया है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सीएस तो इसका इस स्फीयर का छोटा सा पार्ट है ना, और स्फीयर का पूरा सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो डीएस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखो 4 पाई से 4 पाई कट रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट रहा है, बच क्या रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स जो आ गया इस सरफेस में से कितना जाएगा फ्लक्स, इस क्लोज सरफेस में से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि फ्लक्स जो होगा किसी भी एक क्लोज सरफेस में से वो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड होगा। तो वही तो आ रहा है, समझ में आई। तो ये था प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम फ्रॉम स्फेरिकल सिमेट्रिक सरफेस। देखो इसको आप अदर सरफेस से भी प्रूव कर सकते हो, लेकिन हम 12th क्लास में स्फेरिकल सिमेट्रिक सरफेस से ही समझाते हैं, बोर्ड में इतना ही आता है और नीट तक भी इतना ही आता है। प्रूफ जो होता है वो बोर्ड में स्फेरिकल सिमेट्रिक सरफेस से ही आता है, ठीक है। तो यहां तक मैंने आपको बताया है, मैंने आपको आज नॉर्मल बातें बताई हैं। देखो अगला जो टॉपिक है वो है डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और एप्लीकेशन ऑफ कूलॉम्स सॉरी गॉस लॉ वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया है कि गॉस थ्योरम क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पहले बड़े ध्यान से समझें। नेक्स्ट वीडियो जब करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको और चीजें बताऊंगा ताकि ये चीजें आपको पहले क्लियर हो जाएं, उसके बाद मैं अगली चीजों पे चलूंगा, ठीक है। तो ये मैं आपको एक बार दोबारा डिक्टेट कर देता हूँ कि मैंने आज आपको क्या क्या कराया है। देखिए मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर के बारे में बता दिया, एरिया वेक्टर वो होता है जो नॉर्मली होता है और किसी भी एरिया की डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली जो पास करती है, कैसे पास करती है बेटा, नॉर्मली, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली जो पास करती है। तो सबसे पहले हमने इस एरिया में से इस ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इसका कंपोनेंट ले लिया ई कॉस थीटा, और ई कॉस थीटा इंटू में डीएस किया, तो ई डीएस कॉस ई कॉस थीटा इस तरफ आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो नॉर्मली आ गई, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली लेनी होती है। फ्लक्स जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास जो करती है उस पर डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली कितनी पास कर रही है इसमें से, ई कॉस थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है इस छोटे से सरफेस में एरिया से। अगर मैं इस एरिया को बढ़ा दूंगा तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब फ्लक्स एरिया पे भी डिपेंड करता है, इसीलिए स्मॉल फ्लक्स जो हमने निकाला वो आ गया ईडीएस कॉस थीटा, वो इस छोटे से सरफेस में से आ गया, इस छोटे से सरफेस का ये आ गया हमारे पास फ्लक्स। तो इसको हमने ई डॉट डी एस लिख लिया। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा, और इंटीग्रेट करने के बाद डीएस का इंटीग्रेशन एस है क्योंकि कंप्लीट सरफेस एरिया एस दे रखा है, तो ई एस कॉस थीटा आ गया, तो ई डॉट एस भी लिख सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया फ्लक्स के तीन कंडीशन होती है, फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब एंगल 0 से 90 के बीच में होगा, फाइव पॉजिटिव होगा। जब एंगल 90 डिग्री होगा तो फाइव जीरो होगा, जब एंगल 90 से 180 डिग्री होगा तो फाइव नेगेटिव होगा। तो मतलब फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। इसके बाद गॉस थ्योरम, गॉस लॉ बता दिया मैंने। गॉस लॉ क्या कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस में से जो भी फ्लक्स लिंक होगा वो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा टोटल चार्ज इनक्लोज के, जितना भी चार्ज इनक्लोज है उसके 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। तो देखो चार्ज इनक्लोज किसी सरफेस में मान लो क्यू है, तो उसमें से जो फ्लक्स निकलेगा वो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट ऑफ क्यू होगा, ठीक है। अब इस गॉस थ्योरम का हमने प्रूव कर लिया स्फेरिकल सिमेट्रिक सरफेस से, ठीक है। इस स्फेरिकल सिमेट्रिक सरफेस में हमने ये गॉस थ्योरम, ये फ्लक्स का फॉर्मूला लगाया ई डॉट डीएस, ये हमें पता है ई डॉट डीएस फॉर्मूला होता है स्मॉल सरफेस में से हमने फॉर्मूला लगाया पहले, ये छोटे सरफेस में से छोटे सरफेस का हमने पहले क्या निकाला, फ्लक्स निकाला। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने यूनिट वेक्टर आर कैप लिया, और एरिया वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिया एन कैप, ठीक है। तो हमने इसको आर कैप डॉट एन कैप, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो आर कैप डॉट एन कैप कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, क्योंकि आर कैप एक यूनिट वेक्टर है उसकी वैल्यू वन होती है, एन कैप भी एक यूनिट वेक्टर उसकी वैल्यू भी वन होती है, और कॉस जीरो कितना होता है वन, तो वन इंटू वन तो आपका वन आ जाएगा। तो फ्लक्स जो हो जाएगा स्मॉल फ्लक्स, तो वो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डीएस अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज द स्मॉल फ्लक्स टू द स्मॉल एरिया, ये स्मॉल एरिया में से स्मॉल फ्लक्स आ गया ना। तो अगर कंप्लीट फ्लक्स निकालना तो इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट किया तो हमने डीएस का इंटीग्रेशन आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, और इसको काट दिया तो आपका ये कटने के बाद क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। दिस इज गिवन इन द डेफिनेशन ऑफ गॉस थ्योरम, ये गॉस थ्योरम में गिवन था डेफिनेशन में, और यही हमने प्रूव कर दिया। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम।
तो यहाँ तक मैंने आपको बताया है, आज मैंने बेसिक बेसिक बातें बताई हैं, आपको इनको बड़े ध्यान से समझना है। नेक्स्ट वीडियो में हम गॉस थ्योरम के बारे में और स्टडी करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स अ लॉट।